हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हो आप सभी कई वर्ष जी क्विज में। तो फ्रेंड, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए आज से हम सभी साइंस का प्रैक्टिस सेट कवर करने वाले हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहेगा। तो आप सभी इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट जरूर सॉल्व कीजिएगा। देखिए, 1 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ था, जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है उसी प्रकार का क्वेश्चन लिया गया, तो इसे कंप्लीट जरूर कवर कर लीजिएगा। और देखिए, आप सबको बताना चाहते हैं, आज जो है कि आपका लाइव क्लास नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम चल रहा है। अगर शाम तक सोल्यूशन हो जाता है तो शाम में आपको फिर क्लास दिया जाएगा, जो आपको सुबह डेली 8 बजे दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए क्लास को हमसे शुरू कर लेते हैं। क्लास को लाइक करके आपसे शेयर जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड, इतना सा काम जरूर कीजिएगा आप सभी। आइए आज की सेट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि अल्ट्रासाउंड उपकरण निम्न में से अधिक आवृत्तियों पर कार्य करता है, यानी कि कितने आवृत्तियों पर कार्य करता है अल्ट्रासाउंड उपकरण। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए, आप सभी को बताते हैं कि क्वेश्चन का आंसर आप सभी जरूर लिखा कीजिए, क्योंकि जिस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लिख देते हैं वो प्रॉपर आपको याद हो जाता है। तो इतना सा काम आप जरूर किया कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप सभी राइट आंसर बताएंगे। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेंगे। 20,000 हर्ट्ज जो है फ्रेंड, ये अल्ट्रासाउंड उपकरण के लिए उपयुक्त माना जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बीच सही संबंध है। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बीच सही संबंध बताना है। तो फ़ारेनहाइट का सिंबल क्या है, एफ है, और सेंटीग्रेड का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, एफ बराबर 1.8 सेंटीग्रेड प्लस 32 होंगे, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश का उपयोग रसोई घर के रूप में किया जाता है। रसोई घर में हम सभी किस चीज का उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, एलपीजी का उपयोग करते हैं। खाना बनाने के लिए रसोई घर में जो हम सभी उपयोग करते हैं वो एलपीजी गैस का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। जब कचरा और मानव अपशिष्ट पानी के साथ मिल जाता है, कचरा और मानव अपशिष्ट पानी के साथ मिल जाता है तो ये पानी को दूषित कर देता है, जिसे डैश कहा जाता है। तो इसे हम सभी क्या कहते हैं। जब कचरा और मानव अपशिष्ट पानी के साथ मिल जाता है तो ये क्या करता है, पानी को दूषित कर देता है, जिसे हम सभी क्या कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। याद रहेगा आप सभी को, जल प्रदूषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार अगर 20 न्यूटन है तो चंद्रमा की सतह पर मापे जाने पर उसका भार क्या होगा। अगर पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का भार अगर 20 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार जो होगा वो कितना होगा। अगर इसका आपको फार्मूला पता है तो आप सभी इस सवाल को बना सकते हैं। देखिए, फार्मूला क्या है, भार बराबर होता है m इंटू जी। एम का मान क्या होता है, इसे हम सभी द्रव्यमान कहते हैं, और जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो भार कितना दिया हुआ है, 20 न्यूटन। गुरुत्वीय त्वरण और द्रव्यमान की बात किया जाए तो 1/6 होता है चंद्रमा पर, ध्यान रखिएगा। अगर किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी पर 6 किलो है तो चंद्रमा पर उसका भार 1 केजी होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्लियर है। तो अगर इसको कटाइएगा तो ये आपका 3 दूनी 6 और ये 10 दूनी 20, यानी कि 10/3 आ जाएगा। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3.33 न्यूटन आ जाएगा। तो ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर रहेगा। बस ये फार्मूला को अगर याद रखिएगा तो धर के बना लीजिएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे भी पता होंगे आप सभी को कि अगर पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का मान अगर 6 केजी है, ठीक है, तो चंद्रमा पर उसका भार जो हो जाएगा वो 1 केजी होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। यानी कि चंद्रमा पर जाने के बाद उसका भार घट जाता है, पर द्रव्यमान नहीं घटता है, भार घट जाता है। तो 1/6 होता है पृथ्वी की तुलना में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयुक्त है। तो सिंपल सा है, दूध की घनत्व को मापने के लिए हम सभी लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा डैश के 2 प्रकार हैं। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा ये दोनों यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार हैं। तो ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यकृत का कार्य डैश करना है। तो यकृत का क्या कार्य है? पाचन करना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। यकृत सबसे बड़ा ग्रंथि होता है मानव शरीर का और इसका कार्य होता है पाचन करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? इनमें से कौन सा जो है कि फ्रेंड वो भौतिक परिवर्तन है? तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। जल का बर्फ में परिवर्तित होना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। जबकि दूध का दही में परिवर्तित होना रासायनिक परिवर्तन है। मानव में श्वसन क्रिया रासायनिक परिवर्तन है। मानव में पाचन क्रिया ये भी रासायनिक परिवर्तन है। जबकि जल का बर्फ में परिवर्तन होना ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। अगला है, दिए गए उर्वरकों में से किसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो नाइट्रोजन का प्रतिशत जो सबसे अधिक होता है वो यूरिया में होता है। लगभग जो है कि 46% नाइट्रोजन पाया जाता है यूरिया में। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके डैश के बराबर होती है। तो संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके समूह संख्या के बराबर होती है। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी, समूह संख्या के बराबर होती है। अगला है, हृदय में दो निचले कोष्ठकों को डैश कहा जाता है। तो इसे निलय कहा जाता है फ्रेंड, याद रखिएगा आप सभी, क्या कहते हैं? निलय। हृदय में दो निचले कोष्ठकों को निलय कहा जाता है। और आपसे को बताना चाहिए कि मानव शरीर में जो है कि 4 कोष्ठक होता है। ध्यान रखिएगा, 2 निलय होता है और 2 आलिंद होता है। ध्यान रखिएगा, 2 आलिंद मानव शरीर में होता है और 2 निलय होता है मानव शरीर में। तो ये चीज पे ध्यान रखिएगा, 4 कोष्ठक होता है। अगला देख लीजिए, भयानक मानव रोग उपदंश या सिफिलिस किसके कारण होता है? तो ये जीवाणु के कारण फैलता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। किसके कारण फैलता है? जीवाणु के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, अक्रिय गैसें क्या होती है? अक्रिय गैस जो होती है वो क्या होती है? रासायनिक रूप से अक्रिय होती है। ये अक्रिय गैस क्या होती है? रासायनिक रूप से अक्रिय गैस होती है। अगला देख लीजिए, विस्थापन की एसआई इकाई डैश है। तो विस्थापन का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। फिर वीडियो को लाइक करके आपसे शेयर जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है, तो लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। तो विस्थापन का एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर होता है। याद रहेगा आप सभी को, ध्यान रखिएगा। इसी वीडियो में सारा क्वेश्चन आप सभी याद कर जाइएगा। बाकी बात दोहरा के वीडियो नहीं देखना है क्योंकि समय उतना नहीं है आपके पास। एड्स डैश द्वारा प्रसारित नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं करना है कि आपको एक बार क्वेश्चन को कॉपी में नोट करना है उसके बाद फिर आप याद कीजिएगा, ऐसा नहीं। क्लास में ही क्वेश्चन को याद कर जाइए। एड्स डैश द्वारा प्रसारित नहीं किया जाता। आलिंगन के द्वारा प्रसारित नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। आलिंगन के द्वारा नहीं किया जाता, जबकि योनि संपर्क स्तनपान करना इससे होता है और रक्त आधान से भी होता है। ये सभी से एड्स फैलता है यानी कि प्रसारित होता है, जबकि आलिंगन से नहीं प्रसारित होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाइजा या कोलरा का कारण क्या है? तो जीवाणु इसका मुख्य कारण है। जीवाणु के कारण ही हाइजा रोग होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वेग की मूल इकाई है। तो वेग का मूल इकाई क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। फ्रेंड ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर रहेंगे। वेग का मूल इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? तो नाभिकीय रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है उसे हम सभी मंदक कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदक कहते हैं। याद रहेगा आप सभी को, ध्यान रखिएगा, मंदक कहते हैं। अगला है, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र डैश है। कहे कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, जिसे हम सिर्फ वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। वॉशिंग सोडा कहते हैं। इसका सूत्र क्या है? वॉशिंग सोडा या धोवन सोडा भी कहा जाता है, जिसका सूत्र क्या है? Na2CO3। Na2CO3 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है,
एक वस्तु का डैश समान रहता है और समय के साथ नहीं बदलता है, उसे क्या कहते हैं? एक वस्तु का डैश समान रहता है और समय के साथ नहीं बदलता है, उसे हम सभी द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान जो है वो समान रहता है और समय के साथ नहीं बदलता, पर वेग, भार और संवेग बदल जाता है। अगला है हृदय डैश से बनता है फ्रेंड, यह बना है। हृदय जो बना है वो किससे बना है? पेशी उत्तक से बना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेंगे, पेशी उत्तक से हृदय बना हुआ है। अगला क्वेश्चन करते, क्वेश्चन नंबर 23। प्रति अम्ल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रति अम्ल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा आप सभी, अपच का उपचार के लिए हम सभी प्रति अम्ल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर रहेंगे। क्लियर है, याद रहेगा आप सभी को, प्रति अम्ल का उपयोग किसके लिए करते हैं? अपच का उपचार के लिए। अगला देख लीजिए, कौन सा रक्त घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? ऑक्सीजन का परिवहन जो करता है वो कौन सा रक्त घटक करता है? आरबीसी करता है। आरबीसी करता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है, ध्वनि किस माध्यम से यात्रा करती है? इसको याद रखिएगा आप सभी, आरबीसी का पूर्ण रूप जो है इसे हम सभी क्या कहते हैं? लाल रक्त कोशिकाएं भी कहते हैं या रेड ब्लड सेल भी कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा, ध्वनि किस माध्यम से यात्रा कर सकती है? तो देखिए, ध्वनि जो यात्रा कर सकती है, ठोस, तरल पदार्थ और गैसों से भी यात्रा कर सकती है ध्वनि। तो ध्यान रखिएगा, ठोस, तरल पदार्थ और गैस से यात्रा कर सकती है ध्वनि। सोनार संक्षिप्तीकरण है। तो इसका संक्षिप्तीकरण जो हो जाएगा सोनार का, वो हो जाएगा साउंड, नेविगेशन और रेंजिंग का हो जाएगा। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। सोनार का संक्षिप्तीकरण क्या है? साउंड, नेविगेशन और रेंजिंग। अगला है, शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है, इकाई जो होता है वो क्या होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन वाला इससे पहले भी क्वेश्चन हुआ था, जो बर्फ के ही बारे में बताए थे। तो ये ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। बर्फ का पिघलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। जबकि दूध से दही बनना रासायनिक है, फलों का पकना रासायनिक है, अंगूरों का किण्वन होना यह भी रासायनिक परिवर्तन है। तो ये तीनों रासायनिक है, जबकि बर्फ का पिघलना वो क्या है? आपका भौतिक परिवर्तन है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मरकरी का अयस्क है? मरकरी का अयस्क जो है वो सीने बार है। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला देख लीजिए, निम्न में से कौन सा एक नोबेल गैस नहीं है? तो देखिए, नोबेल गैस जो नहीं है, क्लोरीन नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्लोरीन जो है ये नोबेल गैस नहीं है, जबकि ओगानेशन, आर्गन और जेनॉन ये सभी क्या है? नोबेल गैस है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इतना सा याद रहेगा, क्लोरीन जो है ये हाइलोजन परिवार से संबंधित है। हाइलोजन से संबंधित होता है क्लोरीन, ध्यान रखिएगा आप सभी, हाइलोजन से संबंधित होता है। अगर आप सभी नोबेल गैस का बात कीजिएगा तो हीलियम आ जाएगा, उसमें नियॉन आ जाएगा, आर्गन आ जाएगा, क्रिप्टॉन आ जाएगा, जेनॉन आ जाएगा, रेडॉन आ जाएगा। ये सभी आपका नोबेल गैस है, जबकि क्लोरीन नहीं है, ये आपका हाइलोजन परिवार से संबंधित है। आप सभी को बताना चाहिए कि आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं, यानी कि नोबेल गैस का समूह है 18 है। तो चलिए आज कितना ही, मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा आप सभी। फिर वीडियो को लाइक करके आपसे शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।